दोस्तों नमस्कार। जनता चाहे तबाह हो जाए लेकिन सरकार पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जनता की कमाई रुक जाए, बैंक में जमा उसका पैसा धीरे धीरे कीमत को खोने लगे, जेब में पड़ा हुआ पैसा बाजार में सामान खरीदते वक्त कम से कमतर होता चला जाए, लेकिन सरकार पर कोई आंच आनी नहीं चाहिए। इस दौर में देश को कितना बेचा जा सकता है और उसका एक टारगेट लेकर चला जाए, लेकिन टारगेट से आगे निकलकर देश को बेच दिया जाए तो फिर मतलब साफ है, सरकार पर कोई आंच आनी नहीं चाहिए। कमाल की इकोनॉमी और कमाल की अर्थव्यवस्था मौजूदा वक्त में इस देश में चल रही है। जरा कल्पना कीजिए, महंगाई दर ज्यादा है लेकिन बैंकों से मिलने वाला ब्याज उससे आधे से भी कम है, तो रुपए की कीमत क्या होगी। कल्पना कीजिए कि हर मिनिस्ट्री बकायदा दस्तावेजों के साथ सरकार को बता रही है, आप ये बेच डालिए, इतनी कमाई हो जाएगी। सरकार भी टारगेट लेकर चल रही है और टारगेट को अचीव करते हुए उसके एट पार चली जा रही है। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में जैसे ही चुनाव के बाद खतरा मंडराने लगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कहीं बढ़ ना जाए, तो लोगों ने टैंकर भर भर के अपने घरों में पेट्रोल डीजल रखना भी शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार के ही आंकड़े बतलाते हैं इस दौर में जबरदस्त तरीके से पेट्रोल और डीजल दोनों की खरीदी हुई है। यह कौन सी इकोनॉमी है, कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार पर कोई आंच ना आए लेकिन जनता तबाह होती चली जाए। जरा आज इस सिलसिले को इसलिए समझिए क्योंकि आपकी जेब में जो पैसा है और जो बैंक में पैसा है उसकी कीमत भी हर दिन कम हो रही है। उस पैसे को तो आप खाएंगे नहीं, कुछ सामान खरीदने जाएंगे और पैसे को घर में रखेंगे नहीं, बैंक में ही रखेंगे। इस दौर में सरकार ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक शहरों से ज्यादा गरीबी और शहरों से ज्यादा महंगाई गांव में हो चली है। यह भी अपने तरीके की एक अद्भुत प्रक्रिया है इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने को लेकर। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से स्थितियों को पहले समझ लीजिए। आप अगर बैंक में अपना पैसा रख रहे हैं तो अगर सेविंग का अकाउंट है तो उसमें 2 से 2.5% से ज्यादा ब्याज आपको मिलता नहीं है, और अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा लिया है तो 5% से ज्यादा मिलेगा नहीं। यानी एक साल के बाद 100 रुपया 102 रुपये 50 पैसे से लेकर 105 रुपए तक होगा। लेकिन इस दौर में महंगाई दर जो 7% एवरेज तक पहुंच गई, 6.95%, गांव में यह लगभग यानी ग्रामीण भारत में लगभग 7.7% है, शहरों में 6.1% है। दोनों ही ब्याज दर से कहीं ज्यादा है। और इस दौर में अलग अलग चीजों को देखना शुरू कीजिएगा। जो आप खाने के तेल को इस्तेमाल करते हैं उसमें जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 18 से 19%। यह कीमतों का इजाफा है। जो सब्जी की कीमत है वह तकरीबन 11 से 12%। जो मसाले हैं वो 8 से 9%। कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, इसमें 9 से 10%। जैसे उसके अलावे जो भी चीजें आप खरीदेंगे उसमें एवरेज जो है 7% का इजाफा हो ही चला है। तो आपके रुपए की कीमत घट रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि सरकार पर कोई आंच आनी नहीं चाहिए। सरकार ने एक टारगेट तय किया था कि हम 2025 तक इस देश के भीतर में तमाम मिनिस्ट्रीज में जो भी चीजें उपलब्ध हैं उसके जरिए अलग अलग तरीके से मोनेटाइज करेंगे, प्राइवेट हाथों में उसे सौंप देंगे। और 2021-22 यानी बीते हुए फाइनेंशियल ईयर का डाटा सरकार ने रखा था 88,000 करोड़ रुपया हमारी कमाई हो ही जाएगी। और जरा सोचिए, जनता की कमाई उसके अपने पैसे से बैंक के ब्याज दर से नहीं होती है। इस देश के भीतर में कोई मकान खरीद लीजिए, जमीन खरीद लीजिए, कहीं पर पैसा लगा दीजिए, कहीं कारखाना खोल लीजिए, इतना इजाफा नहीं होगा जो सरकार बेचकर कमाने की दृष्टि से आगे बढ़ चुकी है। टारगेट था 88,000 करोड़ का, अचीव किया है 97,203 करोड़ रुपए। अच्छा लगता है सुन के, सरकार ने टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया। और जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान सरकार का चल रहा है उसमें अगले बरस यानी 2023-24 के बीच में तकरीबन 1,60,000 करोड़ रुपए सरकार ऐसे ही बेचेगी। सवाल जहन में होना चाहिए, क्या क्या कमाल सरकार ने इस दौर में कर दिया जो सरकार पर कोई आंच आएगी नहीं, उसकी रईसी जारी रहेगी। 390 किलोमीटर का जो रोड प्रोजेक्ट था वो प्राइवेट हाथों में दे दिया। जब आप इन सड़कों से गुजरते हैं तो टोल देना पड़ता है, वो टोल
टैरिफ जो है वो वही लोग तय करते हैं जिनके हाथ में ये सड़क बनाने का जिम्मा सौंपा गया। 3 जगहों पर टोल ऑपरेट ट्रांसफर कर दिया गया और सरकार ने जोड़ हिसाब लगाया कि लगभग 23,858 करोड़ रुपए इससे सरकार के जेब में आ गए। है ना कमाल की चीज। जो पावर सेक्टर है उसमें जो ट्रांसमिशन और हाइडल पावर है उसके जरिए सरकार ने हिसाब लगाया 9,500 करोड़ रुपए इससे भी कमाई हो गई। 11 मिनरल ब्लॉक, ये कोल ब्लॉक के अलावे के ब्लॉक्स हैं जिसमें तांबा भी हो सकता है, जस्ता भी हो सकता है, इसके बेचकर सरकार ने 18,700 करोड़ रुपए कमाई की है। और जो कोल ब्लॉक्स है वो 22 कोल ब्लॉक्स हैं, उसके जरिए 40,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यह सरकार निजी हाथों में चीजें जो सरकार के हाथ में थी उसको सौंपती है और सरकार कहती है हमसे अब ऐसे देश नहीं चलेगा, हमें तो पैसा चाहिए और उस पैसे के आश्रय हम बाकी चीजें निर्धारित करते चले जाएंगे। अब देखिए जो रेलवे का हिस्सा था उसका डाटा इस बार बड़ा कम आया है, सिर्फ 800 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। सरकार ने अभी यह नहीं बताया है यह रेलवे उन्होंने कहां बेची, रेल लाइन बेची, वहां उन्होंने रेलवे स्टेशन बेचा, कोई रेलगाड़ी का रूट बेचा, कोई डिब्बे बेचे, कोई इंजन बेचा, यह जानकारी नहीं दी। लेकिन 800 करोड़ रुपए की कमाई निजी हाथों में रेल के एक हिस्से को सौंपकर सरकार ने कमा लिया है। इसके अलावे जो बंदरगाह है, जो पोर्ट्स और शिपिंग है, जो एक लिहाज से पूरा कब्जा इस देश में एक ही कॉरपोरेट का है, वो अडानीज का है, वहां से 975 करोड़ रुपए सरकार ने कमा लिए हैं। वेयर हाउसिंग, उससे भी कमाई सरकार ने की है, जहां माल रखा जाता है 814 करोड़ रुपए वहां से भी कमा लिए हैं। और सिविल एविएशन, उसमें भी यानी जो हवाई अड्डों का जिक्र हो रहा था उसमें भी सरकार ने 1,822 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। जनता कितने पैसे के लिए मर रही है यह सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि जो हमारे यहां तेल बढ़ने की कीमत थी वह बढ़ ना जाए, इसको लेकर मार्च के महीने में, सिर्फ मार्च के महीने का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, लगभग 19.41 मिलियन टन यह फ्यूल डिमांड जो थी इस दौर में जनता ने खरीदी है। 19.41 मिलियन टन। यह अगर पिछले 2021 के मार्च की तुलना में कीजिएगा तो उससे लगभग 1.5 मिलियन टन ज्यादा है इस दौर में, इसलिए जनता खरीद रही है। और पेट्रोल जो खरीदा गया मार्च 2022 में यह तकरीबन 2.91 मिलियन टन है। डीजल जो है 7.70 मिलियन टन है, यानी हर दो पहले के महीने की तुलना में ज्यादा इसलिए खरीदा गया क्योंकि कहीं दाम ना बढ़ जाए। जनता एक तरफ एक एक पैसे को जोड़ हिसाब कर रही है और सरकार की एक नई फिलॉसफी आई कि हमारा एक टारगेट और है, हमको 9 लाख करोड़ रुपए और बनाने हैं। वह संपत्ति जो अगर हम अपने पास रखेंगे तो उसको चला तो नहीं पाएंगे, उस पर कर्ज होगा, कर्ज बढ़ता चला जाएगा, तो चलाना महंगा साबित होगा। तो हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि 9 लाख करोड़ की संपत्ति का मोनेटाइजेशन इसके ठीक पैरेलल में करना शुरू करते हैं। जो हमने एसेट मोनेटाइजेशन प्लान किया था 6 लाख करोड़ का, और सरकार की आर्थिक सुधार की यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें देश का जो बुनियादी ढांचा है उसमें निजी लोग भी निवेश कर सके और वह क्राउड के हिसाब से कर सके, यानी मास वे में लोग उसमें प्राइवेट सेक्टर में पैसा डालें और उसके जरिए वह उनकी जो भी कमाई हो या नहीं हो, लेकिन सरकार को एक मुश्त पैसा किस रूप में 9 लाख करोड़ रुपए मिलना चाहिए, यह भी एक टारगेट है। यानी एक तरफ जनता का हिस्सा, दूसरी तरफ सरकार की परिस्थिति। सरकार जनता के लिए है लेकिन जनता सरकार को बनाती जरूर है, लेकिन सत्ता सौंपने के बाद विमुक्त हो जाती है कि हमें अब कुछ नहीं, आपको जैसी इच्छा है वैसी देश चलाइए। है ना कमाल की स्थिति। क्योंकि इन सब के बीच हमें लगता है 2-3 बातों पर गौर करने की जरूरत है। इस दौर में सरकार की आर्थिक नीतियों का एक नजरिया किसानों से जो गेहूं चावल की खरीद होती है उस पर भी डालना होगा। ध्यान दीजिए 24 घंटे पहले तक जब दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये कहकर बैठे थे कि अगर हमारे राज्य के किसानों से अनाज नहीं खरीदा गया तो फिर हम उसके बाद अपना निर्णय ले लेंगे। उन्होंने अपना निर्णय ले लिया कि अब वो सारा अनाज खुद ही खरीदेंगे क्योंकि केंद्र सरकार खरीद नहीं रही है एमएसपी पे जो उसे खरीदना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है सब चीजें कैसे खरीद लेंगे, कहां से पैसा लाएंगे इतना। लेकिन उन्होंने कल अहमदाबाद में, प्रधानमंत्री मोदी कल अहमदाबाद में थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दरअसल दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो रहा है युद्ध की वजह से। तो यह चर्चा अमेरिका के साथ भी हुई। लेकिन हमने कहा कि अगर WTO का जो रिस्ट्रिक्शंस है अगर उसको हटा लिया जाए तो फिर हम दुनिया भर को भारत से अनाज भेज सकते हैं।
रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर सरकार एमएसपी पर किसानों से जो अनाज खरीदती है उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वहां पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। रिस्ट्रिक्शन सरकार हाथ आने कह रही है। इसका मतलब दो है। पहला मतलब यह है कि सरकार अपने तौर पर उसके पास पैसा नहीं है जहां से वह अनाज खरीद सके। जो अनाज खरीदती है वह भी चेक एंड लिहाज से आप इस रूप में कहिए कि न्यूनतम खरीद पा रही है, क्योंकि उसका डाटा भी हम आपको बताएं। लेकिन दूसरी तरफ अगर डब्ल्यूटीओ रिस्ट्रिक्शन हटा ले तो सरकार एमएसपी पर अनाज खरीद के सरकार ही एक्सपोर्ट करने लग जाएगी। राज्यों को एक्सपोर्ट करने का अधिकार नहीं है, अपने तौर पर एक्सपोर्ट केंद्र सरकार कर सकती है। तो ऐसे में तेलंगाना के किसानों से भी अनाज ना खरीद पाने की परिस्थिति में एक तरफ देश है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज है हम आपको अनाज दे देंगे। इसका मतलब है किसान इस देश में बहुत अनाज उपजाता है, कोई इसमें दुविधापूर्ण बात नहीं है। दुनिया में पहले दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। सवाल यह है कि उन किसानों को क्या मिलता है, क्योंकि जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे महंगाई को लेकर और ये डाटा जब निकाला गया तो उसका एक हिस्सा यह भी है कि इस देश में जो खुदरा सब्जी लगभग 11 से 12% का इजाफा महीने भर के भीतर में हो गया उसकी कीमतों में। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को, सब्जी उगाने वाले किसानों को जो लाभ होना चाहिए था वह औसतन लाभ 25 पैसे प्रति किलो भी नहीं हुआ। अब कल्पना कीजिए, कहीं कहीं 10 पैसे हुआ है, कहीं कहीं 12 पैसे हुआ है। यानी टमाटर जो उपजाए या आलू उपजाए, प्याज उपजाए या लहसुन उपजाए, उसे कीमत नहीं मिल पा रही है। ऐसी परिस्थिति में जो किसान गांव तक है, उससे जब यह सवाल हमारी टीम ने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या मुसीबत है, आप मार्केट में, हम बोले मार्केट में कैसे आएंगे, अनाज उपजाया गया, सब्जियां उपजाई गई, उसको मंडी तक लाने का खर्चा भी कर पाने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो जो हमारे तक पहुंच जाए उसको हम कीमत वही दे देते हैं, उसके बाद वह जिस भी रास्ते से चलते हुए इस देश में जितनी भी कीमत लगाए अपने तौर पर बेच दे। दूसरी परिस्थिति एक नई निकल कर आई। इस दौर में 3 कानून वापस हो गए थे तो कहा जा रहा था कि भंडारण नहीं हो रहा है, लेकिन पता चला कि भंडारण यानी जमाखोरी भी हो रही है। और जो ये खुदरा कीमत जो बढ़ती चली जा रही है, जो महंगाई दर खुदरे की जो 7% तक पहुंच गई है, उसकी एक बड़ी वजह यह जमाखोरी भी होती है, जिसमें बाजार की कीमतों को अपने अनुकूल कर पाना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाना, इस स्थिति में सरकार है। अगर इस स्थिति में वह कॉरपोरेट के साथ सरकार खड़ी है, जिसका आरोप तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लगाया, तो दूसरी तरफ स्थिति आई है, जरा समझने की कोशिश करें। इस देश के किसान एक तरफ, कंज्यूमर एक तरफ, सरकार तीसरी तरफ। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पहला टारगेट से ज्यादा उन्होंने कमा लिया है, लगभग 97,000 करोड़ रुपया कमा लिया है। अगले बरस 1,63,000 करोड़ रुपया और कमाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट अलग से है, प्राइवेटाइजेशन है, और ये मोनेटाइजेशन का डाटा है जो हम आपको दे रहे थे, और इसके पैरेलल में 9 ट्रिलियन अलग है। सरकार का रास्ता छोड़ दीजिए। उसके बाद आइए कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर के रुपए की कीमत अगर कम होती चली जा रही है, जो उपभोक्ता है, जो हम और आप हैं, जो बाजार में सामान खरीदने जाते हैं और पैसे को बैंक में रखते हैं, तो ब्याज से रुपये की कीमत घट रही है महंगाई दर की तुलना में। महंगाई इतनी ज्यादा है कि बाजार में 100 रुपए में कल तक जितना सामान आता था, अब उतना सामान 120 से 125 रुपए में आ रहा है, और बैंक से मिल रहा है 105 रुपया मैक्सिमम एफडी, वो भी एक साल में। हम तो ये हर महीने महंगाई चूंकि बढ़ती चली जा रही है, और बीते 6 महीनों में यह 4% से 7% तक पहुंच गई है। यह एक स्थिति है। अगला सवाल जो सबसे बड़ा है कि अगर कंज्यूमर के पैसे की कीमत खत्म होती चली जा रही है, तब आखिरी सवाल आता है किसानों को लेकर। क्या वाकई किसानों को भी कोई राहत दे पाने की स्थिति में सरकार है या नहीं है? तो उसका हिस्सा एक बड़ा साफ साफ निकल कर आया कि सरकार ने पिछले बरस जो धान की खरीदी की, धान यानी चावल, उससे जो चावल निकलता है, उससे जो खरीदी की, वह कुल मिला के 750 लाख मीट्रिक टन उन्होंने खरीदा एमएसपी की कीमत पर, और उससे किसानों को दिया 1,47,000 करोड़ रुपया। रकम बड़ी है, अच्छा लग रहा होगा सुनकर, लेकिन इसके दायरे में जो देश भर के किसान थे जिन्होंने चावल बेचा, उस दायरे में सिर्फ 1,03,00,000 किसान आए। और किसानों की संख्या इस देश में सरकार की लिस्ट में ही 11 साढ़े 11 करोड़ है। उसमें से हम सिर्फ 10% से भी कम किसानों को एमएसपी की कीमत पर अनाज उनसे ले पाए। पहला राउंड यह है जब आप चावल की खरीद कर रहे थे। अब मौसम गेहूं का आ गया है,
तो सरकार ने कहा हम गेहूं खरीदेंगे अप्रैल मई जून, इन 3 महीने का सरकार ने एक डाटा निकाला और कहा कि 444 लाख मीट्रिक टन हम खरीदेंगे। सवाल आया कि कितने किसानों से खरीदेंगे, सवाल आया कि कितना पैसा उन्हें देंगे। सरकार ने अभी यह बताया नहीं, लेकिन पिछले बरस सरकार ने लगभग 10 लाख मीट्रिक टन कम बेचा था, यानी 433 लाख मीट्रिक टन बेचा था। इस बार 444 लाख मीट्रिक टन का है। उस समय जिन किसानों को बेचा गया उनकी संख्या जो थी वह सिर्फ 49 लाख थी, यानी 50 लाख से भी कम थी। अगर हम ये मान लें जो किसान गेहूं उपजाता है, जो किसान चावल उपजाता है, दोनों ही अलग अलग है। हालांकि दोनों अलग नहीं है, लेकिन एक क्षण के लिए आप मान लीजिए तो भी गेहूं बेचने वाले किसान और चावल बेचने वाले किसान दोनों को मिलाइएगा तो यह 1.5 करोड़ से ज्यादा बनते नहीं है। लेकिन एवरेज जब निकाला गया अलग अलग राज्यों को लेकर तो जानकारी मिली कि गेहूं जो खरीदेंगे उसमें सिर्फ 4 राज्य महत्वपूर्ण हैं। पंजाब 132 लाख मिलियन टन वहां से लेंगे, मध्य प्रदेश 129 लाख मिलियन टन, हरियाणा 85 लाख मिलियन टन, उत्तर प्रदेश 60 लाख मिलियन टन। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है सिर्फ 23 लाख मिलियन टन। उसके बाद बिहार का नंबर आता है सिर्फ 10 लाख मिलियन टन। उसके बाद उत्तराखंड 2,20,000 मिलियन टन। उसके बाद गुजरात 2 लाख मिलियन टन, और ये फिर खत्म हो जाता है खेल। यानी इस देश के भीतर में किसानों को आप 10% से कम किसानों से अनाज खरीद पाते हैं। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, यानी बाकी 90% किसानों की स्थिति कैसी होगी यह बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी स्थिति, जो कंज्यूमर है, जो पैसा है, जो मिडिल क्लास आता है, जो कमाता है, कहीं नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, वह जब बाजार में खरीदने जाता है तो हर महीने जो इजाफा हो रहा है वह मिनिमम जो इजाफा हो रहा है वह 7 रुपए का हो रहा है एवरेज। लेकिन जो खाने पीने की सामान में जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे वह एक महीने में, कल तक 100 रुपए में जो सामान मिलता था इस महीने में उसकी कीमत एक झटके में 112 रुपए हो गई। यह एक बेसिक लाइन है। यानी यहां भी खरीदने वाले के हिस्से में बोझ पड़ा, लेकिन इसके समानांतर सरकार के कमी कुछ नहीं आती है और सरकार कोई काम भी नहीं कर पाती है, क्योंकि सरकार ने इस देश के बारे में जानकारी दी कि जो मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन है वह दरअसल हमारा धराशायी है और उसकी रफ्तार जो है इस देश के एग्रीकल्चर से भी आधे से कम है। एग्रीकल्चर भी तो 3.5% तक विकास दर में जुड़ जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो किसी भी देश की नब्ज होती है, किसी भी देश की रीढ़ होती है, उसका परसेंटेज भारत में जो रफ्तार है वो 1.7% है। दुनिया भर के भीतर में कोविड काल में हर देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ठप पड़ गई, लेकिन दुनिया भर में जो रफ्तार थी वो एवरेज जो बढ़ी है वो लगभग 4% तक एवरेज बढ़ी है। कई बहुत आगे निकल गए, लेकिन हम एवरेज का, भारत उस एवरेज से भी बहुत नीचे है, सिर्फ 1.7%। यानी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ सरकार को पैसा जमा करने और सरकार के पास लगातार पैसा आने देने की दिशा में ही काम करती है। हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 9 से 10% किसानों को एमएसपी की सुविधा दे पाने की स्थिति में है। हमारी इकोनॉमिक्स में जो कंज्यूमर क्लास है उसके रुपए का मूल्य कैसे रहे, और रुपया अगर घटते चला जा रहा है उसकी कीमत, तो उसकी एवज में उसे कैसे महंगाई भत्ता मिल जाए या पैसा मिल जाए, यह सरकारी कर्मचारियों से इतर कहीं भी सरकार की नज़र जा नहीं पाती है। और सरकारी कर्मचारियों की तादाद इस देश के भीतर में लगभग 2.5% है। यानी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के खांचे में वही फिट बैठता है जो या तो सरकार के साथ खड़ा है या सरकार को बनाए रखने के तंत्र में किसी पुर्जे के समान काम कर रहा है। बाकी की कोई अहमियत, कोई जरूरत क्या इस देश की अर्थव्यवस्था को नहीं है? यह एक ऐसा सवाल है जिस सवाल के अक्स तले हो सकता है आपके दिमाग में ये बार बार चल रहा होगा कि अरे करौली में क्या हो गया, राजस्थान में, वहां पर बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आपके जहन में होगा अच्छा, करप्शन के दायरे में कर्नाटक के मंत्री भी आ गए और एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली और उस पर किसी का ध्यान नहीं है। यह भी हो सकता है आपके जहन में लाउड स्पीकर आए, यह भी जो बुलडोजर भी आ सकता है। लेकिन इस देश की माली आर्थिक स्थिति जब इतनी डामाडोल हो कि आपकी अर्थव्यवस्था का पूरा खांचा उन हाथों में सरकार द्वारा संपत्ति बेचने की प्रक्रिया को ही बेस्ट इकोनॉमी में तब्दील किया जा रहा हो, जिस संपत्ति को बनाने के लिए इस देश के लोगों का खून पसीना उसमें लगा हो,
यानी एक आजादी के बाद से चली आ रही अर्थव्यवस्था का खांचा कैसे डगमगाया है, यह मौजूदा वक्त का ऐसा सच है। हमें लगता है कि अब आपको जानने की जरूरत होनी चाहिए इस देश के भीतर में जो अर्थव्यवस्था में सुधार के कदम उठाए गए और मौजूदा वक्त में जो अर्थव्यवस्था में सुधार के कदम उठाने का जिक्र अलग अलग कानूनों के जरिए होता है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। दूसरी बड़ी बात, आजादी के बाद से कोई भी सरकार इस देश में अगर आई तो उसने जनता के हित या जनता का अहित साधने की दिशा में कदम नहीं उठाया, हित साधना चाहती थी। लेकिन पहली बार ओपनली जो पॉलिसी बन रही है वह सरकार के हित और सरकार के सामने कोई मुश्किल ना आ जाए उसको बचाने के लिए की जा रही है। क्योंकि हमने बड़ी न्यूनतम चीजें आज उठाई है, बैंक में जमा पैसा, बाजार से खरीदे जाने वाला सामान, पेट्रोल तक की कीमत ना बढ़ जाए भराने के लिए जद्दोजहद करते हुए लोग, और इन सब के बीच सरकार द्वारा देश बेचने की रफ्तार। इन चार चीजों के अक्स तले हमने अपनी बातों को रखा आपके सामने। लेकिन कल हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इस देश के भीतर में जो पहले प्रधानमंत्री तमाम होते चले गए, मौजूदा वक्त में सत्ता की स्थिति उन प्रधानमंत्रियों से अलग क्यों है, और अलग है तो ये क्या वाकई लाभदायक है या घातक है, ये भारत के लिए त्रासदी वाली स्थिति है या उपलब्धियों वाली स्थिति है। कल उस पर जरूर बात होगी। आज सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि आपकी जेब में जो नोट है उसकी कीमत कल और कम हो जाएगी, बैंक में जमा जो पैसा है उसकी कीमत और कम हो जाएगी। आप करेंगे क्या? कोई दूसरा रास्ता सरकार ने छोड़ा ही नहीं है सिवाय इसके कि सारा पैसा धीरे धीरे सरकार के पास ट्रांसफर होने की दिशा में आकर खड़ा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।